सुनी होगी या फिर नहीं भी पढ़ी होगी, तो परसाई जी की रचना है ये पीपल का पेड़। एक आम आदमी को क्यों परेशानी हो रही है, और आम आदमी से ज़्यादा सरकार को परेशानी थी अंदरूनी रूप से, इसलिए उस पेड़ को कटवाया गया। अब उस पूरे पेड़ को कटवाने के पीछे की क्या प्रक्रिया है, क्या सोच है, इस पर ही वो कंप्लीट रचना है। तो वो कहानी कम, व्यंग रचना ही ज़्यादा है। व्यंग कहानी जैसे कि हमको यदि ये लगे कि उस पटना यूनिवर्सिटी के सामने वाला जो पेड़ है, यदि उस पे कोई कहानी हो तो वो भी एक कहानी बेहतरीन होगी कि उसके छाया में कितनी पीढ़ी हम लोग खत्म की है। अपना ज्योति जो अभी आंधी में गिर गया। थोड़ा सा सर, यदि उसी पेड़ के बारे में कोई बात व्यंग वाली बात अलग हुई, पेड़ वाली बात अलग बात। ठीक है। देखिए, पेड़ का जहाँ तक पटना कॉलेज के सामने की पेड़ का मामला है, उसके गिरने के साथ एक विचित्र प्रकार की अनुभूति से मैं गुजरा। ठीक जिस समय पेड़ गिरा उसके ज़्यादा 5 मिनट बाद मैं उसको क्रॉस करने वाला था। जब वहाँ पहुँचा तो देखा पेड़ पूरी तरह धराशायी है। 1974 में मैं पटना कॉलेज में आया था, और वो पेड़ जो है इतना विशाल था, जो अभी आप देख रहे हैं उसका 10 गुना छतनार था। अच्छा खासा एरिया वो छेके हुए था, और शाम को चिड़ियों की ये चहचहाट उस पर होती थी कि एक दुनिया उस पर बसी हुई थी। अब तो चिड़िया भी बहुत कम हो गई है। और निराला की एक कविता में पंक्ति आती है गीत में कि अपनी चहचह से पक्षी पेड़ को जकड़े हुए थे, जैसे माँ को बच्चे मैंने जकड़े हुए होते हैं। तो उसके उस रूप से जब मैंने उसको धराशायी देखा, और उस समय जब न अंधड़ था, न तूफान थी, न बारिश थी, बिल्कुल शांत क्षणों में जैसे कोई इस दुनिया से पूरी तरह से शांत मन से विदा ले रहा हो, कोई गिला शिकवा नहीं, अब हमें जगह छोड़ देना चाहिए। और वो पेड़ छोड़ करके चला गया। जो भी उधर से गुजरा है उसके भीतर से एक हुक सी निकली। मैं जब आया तो 1974 की बात है। उस पेड़ की विशालता को देख करके एक दुकानदार बुजुर्ग थे, उस समय करीब 80 के आसपास उनकी उम्र होगी। तो हमने ऐसे ही जिज्ञासा बस पूछा था कि ये पेड़ कितने दिनों का है। ये कहा कि ये मत पूछो बाबू, हम तो जब से देखें बचपन से ही ऐसा ही है। यानी वो 80 साल का आदमी हमको कह रहा है, और 74 को गुजरे भी 45 साल हो गया, और वो आदमी कह रहा है कि हम तो जब से देख रहे हैं तो ऐसे ही देख रहे हैं। तो मैं 125 साल की गारंटी तो ले सकता हूँ कि उस 125 साल से पेड़ था। अब उसके बाद जब कोई चीज़ लंबे समय तक टिकती है तो अपने आप में वस्तु नहीं रख करके वो कहानी हो जाती है। अब वो पेड़ धीरे धीरे किंवदंती का रूप ले चुकी है। परसों नवल जी की पत्नी ने मुझको फोन करके पूछा कि सुनते हैं कि जो पेड़ गिरा है उसकी जड़ से महादेव जी निकले हैं, अचानक प्रकट हुए। ऐसी बात हमको सुनने में आई है। किसी का किंवदंती हो जाना अपने आप में उसके बड़प्पन की अंतिम निशानी होती है। वो चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो व्यक्ति हो। हमारे पास इसी संसार में साहित्य का मैं विद्यार्थियों बता सकता हूँ, भारतेंदु अपने जीवन में किंवदंती हो गए, निराला अपने जीवन में किंवदंती हो गए। और किंवदंती पुरुष वो होता है जो केवल करता है उसे ही लोग नहीं जानते हैं, वो जो जो कर सकता है उसको भी उसकी कहानी में जोड़ते जाते हैं, और उसको ऐसे बयान करते हैं जैसे खुद उनका देखा सुना हुआ हो। तो जिसको कहते हैं कि कहानी बन जाना किसी भी जीवन की अंतिम सार्थकता हो सकती है।
जहाँ तक आप लोग व्यंग की चर्चा कर रहे हैं, तो ये देखिए, व्यंग भाषा की शक्ति का अंतिम विस्फोट है। जैसे अणु की शक्ति का अंतिम विस्फोट कुछ होता होगा, वैसे ही भाषा की शक्ति का अंतिम विस्फोट हुआ है। और सबसे सुंदर वह व्यंग होता है जो तत्काल नहीं लगे कि व्यंग है, समय ले ये समझने में कि अरे ये तो व्यंग है। व्यंग एक मुद्रा भी हो सकती है, व्यंग एक विधा भी हो सकती है। जो कुछ सरल सपाट सीधा दिखता है, उसके भीतर के अर्थों के उद्घाटन में ही व्यंग की सृष्टि होती है। कोई नेता है, उस नेता के भीतर जो असलियत है, उसको जब हम सादे ढंग से उद्घाटित नहीं कर सकते हैं, तभी व्यंग एक व्यवस्था है। व्यंग कोई पहला ऑप्शन नहीं होता आदमी का, व्यंग आखिरी ऑप्शन है। उस आदमी से हम ऐसे निपट नहीं सकते, उसको ऐसे कह भी नहीं सकते, और ऐसे कहेंगे तो फिर उस आदमी को हम सही ढंग से पोर्ट्रे नहीं कर सकते, उसको रख नहीं सकते। इसलिए जो सधे हुए लेखक होते हैं वो व्यंग का जैसा तैसा इस्तेमाल नहीं करते। मुर्गी पर आप तोप छोड़ेंगे तो मुर्गी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तोप का बिगड़ेगा। इसलिए व्यंग का उपयुक्त पात्र ढूंढना पहली क्रिएटिविटी तो ये होती है। अब तो सर ऐसा है कि जैसे कि पिछले दिनों जो देखा गया कि व्यंग की सीमा क्या होती है, तो एक कार्टून जो शंकर पिल्लई जी ने बनाया, वो कार्टून का अब अर्थ आज के दिन में क्या निकाला जा रहा है, ये एक बात है। लेकिन कभी व्यंग के मसले पे ये हरिशंकर प्रसाद जी इसलिए उचित हमेशा लगते हैं कि जब उनको एक लाइन भी पढ़ते हैं और वो आज के सार्थक के तरीके से हमको नजर आते हैं। मतलब आज भी वही व्यवस्था है जो व्यवस्था वो 20 साल पहले लिख रहे थे, एकदम एग्जैक्ट वही है। हाँ। कि कम्युनिज्म के बारे में, संघ के बारे में। इसलिए व्यवस्था देखिए बाबू, वही है कि सरकारों के बदलने का काम इस जनतंत्र के जरिए तो हुआ, लेकिन व्यवस्थाओं के बदलने का काम नहीं। स्त्रियों की मानसिकता आज से 50 साल पहले जहाँ थी, औसत रूप से उसमें वो फर्क नहीं हुआ जितनी चीजें और स्थूल रूप में फर्क दिखाई पड़ रही है। फ्यूडल मेंटलिटी में अभी तक उस तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। हम पुरुष हैं, हमारे भीतर से कभी निकलता ही नहीं कि हम पुरुष हैं। हम भाषण अच्छा दे लेते हैं, मंच में एक अच्छी तरह से बात करके निकल जाते हैं, लेकिन घर में हमारा पुरुष बार बार पत्नी के सामने और जगहों पर वो प्रकट होता रहता है। ये परिवर्तन जब होता है तो व्यवस्था का परिवर्तन कहलाता है। और ये कुल मिला जुला करके ये आपको लगता है क्या सर कि कितने दिनों बाद होगा? अभी तक ये दिनों का तो सवाल नहीं है। हम तो तत्काल ये जान रहे हैं कि ये तत्कालिक बदलाव है। अभी थोड़ा सा मुझको देखिए, भारतवर्ष को ये देखते हुए अनुभव हो रहा है कि इसकी घुट्टी में कुछ अचानक परिवर्तन इसको नहीं कोई बांधा है। ये धीरे धीरे शनय शनय, जैसे किस दिन हम किस तारीख को जवान हुए वो पता नहीं चलता, लेकिन हम बड़े होते रहते हैं। या उसी तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि अमुक तारीख से हम बूढ़ा होना शुरू हुए। तो एक ऑर्गेनिक ढंग से जो हमारा विकास होता है, शायद यहाँ पर परिवर्तन की वही मुद्रा स्वीकार है। ऐसा नहीं कि स्थितियाँ जस की तस हैं, जो भी नहीं है, बदला है, लेकिन वो क्रांतिकारी तरीके से नहीं बदलता है। भारत में एक ही साथ जैसे अनेक शताब्दियाँ चलती हैं, बैलगाड़ी भी है, ठेला गाड़ी भी है, टमटम भी है, रिक्शा भी है, और हेलीकॉप्टर भी है, हवाई जहाज भी है, यानी अनेक शताब्दियां साथ साथ यहाँ चलती रहती हैं। ये मानसिकता के लेवल पर भी है। हाँ, मानसिकता के लेवल पे यदि हमको ये लगता है कि जैसे कि अभी यदि रश्मि की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई तो हम वो किचन का अपना काम कर लिए,
जी। थोड़ा ऐसा ही हमको लगता है कि इसी तरीके नहीं, से आप लोग कर लेते हैं, हमारी पीढ़ी नहीं करती, हम नहीं करते हैं। नहीं हम हमारी जो परवरिश हुई आपसे ज़्यादा फ्यूडल में। एक सर उस पीढ़ी की हाँ। बात कर रहे हैं तो एक इसलिए भी अभी हमसे याद आया, जैसे करना भी चाहें आपकी पीढ़ी तो आपके समकक्ष नहीं करने दिया जाता है। जैसे बाबूजी का उदाहरण देते हैं, बाबूजी शुरू से अपना खाया स्वयं धोने की आदत डाले और सबों में डलवाए, कम से कम घर के लड़कों में तो जरूर डलवाए। तो जैसे ही वो जाते थे माँ फट रोकती थी, ना हो जेते और ये रोकना जो है कभी कभी झगड़ा का भी रूप ले लेता था। बाबूजी करना ही चाहते थे और माँ नहीं करने देना चाहती थी। तो एक ये भी रीजन हमको लगता है कि कारण ये भी रहता है कि आप करना भी चाहें तो आपके बराबर वाले आपको करने नहीं देते। एक तो पहला ये अंदर का चीज जो है, अंदर की चीज को तोड़ना, ये इसीलिए हमको लगता है कि ज्यादा परेशान कर जाता है, टूटता नहीं है। जी तो वो भी तो उसी परवरिश की पैदावार है जी, ना। जी, वही और समकक्ष उनको चीज़ बताया होता है। गया है कि भाई मैं महिला हूँ, मेरे रहते ही थाली धोए हैं, तो दुनिया क्या कहेगी। हाँ ये ये जी मेरी हेठी है ये, और ये मेरी माँ देखेगी या जी। मेरी गोतनी देखेगी या और लोग देखेंगे, कहेंगे देखिए तो इसका पति नहीं, सर, बर्तन धोता है और ये वो अकेले रहने के दरमियान में ये चीज था। हाँ, हाँ। जैसे अकेले भी है नहीं है वो उनकी मानसिकता में बैठा हुआ है। जी तो वो परिवर्तन का वही सिलसिला यहाँ थोड़ा सा धीमा है। और बातें देखिए बहुत तरह की, अभी तो बड़ी चलिए सर,